Hello everyone, welcome back to my channel The Learning Home. This is Swati and as I told you that I will teach you biology chapter wise up to class 12th and लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के कुछ एक टॉपिक्स को। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट डे हमने जो देखा था उससे हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन and then what is parthenogenesis, then types of fertilization depending on the medium। तो हमारा पहला टाइप था वो था external fertilization। then हमने देखे few drawbacks of external fertilization and then we moved on to the internal fertilization and there were few characteristics of internal fertilization। तो ये हमने देखा था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स? तो अगर आप इस टर्म पे ध्यान दो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट मीन्स बाद में, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मीन्स फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट होता है उसके बाद होने वाले जो इवेंट हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो वी कैन डिफाइन इट एज इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो भी इवेंट्स होते हैं, जब हमने देखा था कि फ्यूज़न के बाद जो है जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट फॉर्म होने के बाद जो भी इवेंट्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें क्या होता है? जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं जाइगोट। तो द जाइगोट, नंबर 1, इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम। तो जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जाइगोट भी कहाँ पे फॉर्म होता है? एक्सटर्नल मीडियम में। ओके, और एक्सटर्नल मीडियम यूजुअली क्या होता है? वाटर। नंबर 2, इन ऑर्गेनिज्म विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट कहाँ पे फॉर्म होता है? इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। नंबर 3, ओके, अब ये एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग देखने वाले हैं जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अब ये जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला, द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज़। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जो है वो लाइफ साइकिल किस टाइप का है। अब ये किस टाइप का लाइफ साइकिल है, ये कहने का क्या मीनिंग है कि आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, आपका पहला होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, नंबर 2 होता है डिप्लॉन्टिक ओके, first, second and third one is haplodiplontic. Okay, third one is haplodiplontic. Okay, so these are the 3 types of life cycle। तो जाइगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आगे जो उसका लाइफ साइकिल है वो कैसा होने वाला है, हैप्लॉन्टिक होने वाला है, डिप्लॉन्टिक होने वाला है या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक होने वाला है। इस टर्म को हम लोग आगे समझेंगे। ओके, एंड जो सेकंड थिंग है जिसपे जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है वो है द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इट इज़ एक्सपोज टू। मीन्स जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो किस टाइप के एनवायरनमेंट में हो रहा है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल्स। नंबर A, इन फंगी एंड एल्गी जाइगोट डेवलप अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। ठीक है, इन फंगी और एल्गी में क्या होता है, जो जाइगोट है वो क्या कर लेता है, अपने चारों तरफ एक थिक वॉल फॉर्म कर लेता है।
ओके, विच इज़ रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज, मीन्स ताकि वो ड्राई ना हो जाए और डैमेज ना हो जाए, तो वो क्या कर लेता है, जायगोट अपने चारों तरफ एक थिक वॉल फॉर्म कर लेता है। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, क्योंकि इन फंगी एंड एल्गी जो जायगोट है वो एक पीरियड ऑफ रेस्ट के अंदर चला जाता है बिफोर जर्मिनेशन, इसके पहले कि वो जर्मिनेट हो। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करता है, थिक वॉल फॉर्म कर लेता है। नाउ नंबर बी क्या है, इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द जायगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। ओके, तो मैंने बताया कि 3 टाइप्स के जो हैं वो लाइफ साइकिल होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मीन्स क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। ओके, बट जो हैप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके, उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, हाफ मीन्स हाफ को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, किस चीज़ से, n से। टोटल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, सो हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय n। ओके, तो हैप्लॉन्टिक इंडिविजुअल्स में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, n। सो इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द जायगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस। ठीक है, तो सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा। ओके, तो सेल डिवीजन मियोसिस में क्या होता है आपका कि एक सेल जो है वो डिवाइड करके 4 सेल्स बनाते हैं। ठीक है, 4 सेल्स बनाते हैं, और ये जो सेल होता है वो 2n होता है इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये जो 4 सेल फॉर्म्स होते हैं वो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n होते हैं। ये चारों क्या हो जाते हैं, आपके हैप्लॉइड होते हैं। सो इनमें क्या होता है, इनमें जो सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म का जिसका की लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक है, वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा और हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करेगा दैट ग्रोज इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। ओके, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या हो जाता है, आपका n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसमें जो सेल्स हैं वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड हों। ओके, नाउ द सेकेंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इज embryogenesis. So what is embryogenesis? The process of development of embryo from the zygote. ओके, तो पहले हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट फॉर्म हुआ था। अब जायगोट के बाद फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जायगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस मीन्स फॉर्म होना। ओके, टू फॉर्म, जेनेसिस मीन्स टू जनरेट। तो एम्ब्रियो फॉर्म होना, जायगोट से एम्ब्रियो के फॉर्म होने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस द जायगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, ओके, एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, जो जायगोट है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सेल डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू वो डिवाइड करता है, उसमें जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज करती हैं, और दूसरा है सेल डिफरेंशिएशन। तो आइए हम लोग जानते हैं ये क्या चीज़ें हैं। सेल डिवीज़न तो आप लोग जानते हो, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। एक सेल जो है वो डिवाइड होकर दूसरा सेल बनाता है, फिर वो सेल डिवाइड होकर और न्यू सेल्स बनाते हैं। ओके, तो सेल डिवीजन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, क्योंकि सेल डिवीजन मीन्स नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना ही होता है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो में क्या हो जाता है, सेल डिवीजन के थ्रू नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। नाउ व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन? Cell differentiation helps group of cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organ to form an organism. Okay, differentiation होना means जो भी सेल फॉर्म हो रहे हैं, जो भी सेल फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है, पहले तो एक सिंपली सेल्स हैं, बस वो डिवाइड होकर सारे सेल्स एक जैसे हैं, बट उनको डिफरेंशिएट करना है ताकि वो अलग अलग ऑर्गन्स बना सके, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू।
Okay, group of cells forms together tissues, and then group of tissues makes organ. Okay, so group of tissues forms organ. तो जो सेल डिफरेंशिएशन के दौरान क्या होता है कि वो डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट ऑर्गन्स के सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल जो हार्ट बनाने वाले सेल्स हैं वो अलग डिफरेंशिएट होंगे, जो जिन सेल से लंग्स फॉर्म होगा, जो लंग्स के सेल होंगे वो अलग डिफरेंशिएट हो जाएंगे. ओके, और सर्टन मॉडिफिकेशन होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं. ओके, मीन्स वो टिश्यूज़ जो लंग्स फॉर्म करेंगे, वो टिश्यूज़ जो हार्ट को फॉर्म करेंगे, वो टिश्यूज़ जो आपके अदर ऑर्गन्स को फॉर्म करेंगे. तो इस तरह से क्या हो जाता है, उनमें सेल डिफरेंशिएशन होने लगता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखें तो जो बेबी फॉर्म होता है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे फॉर्म होंगे, थ्रू सेल डिविजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. ओके ओके, हियर इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ जायगोट. ये जो है आपका जायगोट फॉर्म हुआ है, एंड जायगोट फॉर्म होने के बाद डे 1 पे क्या हो गया, ये सेल डिवीज़न होकर 2 सेल्स बना लिया, एक ये सेल और ये दूसरा सेल. ठीक है, नाउ डे 2 में क्या हो गया, ये सेल डिवाइड करके बाय माइटोसिस. ध्यान रखिएगा कि ये जो सेल है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो रहा है. 4 सेल्स बन गया इसमें डे 2 में. नाउ डे 3 में क्या हो गया, ये मोरुला बन गया. ओके, मोरुला बन गया, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. मोरुला क्या होता है, मीन्स ग्रुप ऑफ 8 सेल्स. ओके, ग्रुप ऑफ 8 सेल्स इज नॉन एज मोरुला. तो डे 3 में क्या है, ये जो सेल्स है वो डिवाइड होकर 8 सेल्ड स्टेज तक पहुंच गया, और इस स्टेज पे हम लोग इसे क्या कहते हैं, मोरुला. नाउ उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें कॉम्पैक्टिंग मोरुला. मोरुला जो है वो क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है एक साथ. नाउ फॉर्मिंग सिस्ट. अभी इसमें क्या बन रहा है, सिस्ट बन रहा है. नाउ ब्लास्टोसिस्ट. ओके, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी एंड ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास फॉर्म हो रहा है, एंड देन हैचिंग द ब्लास्टोसिस्ट. ये क्या हो रहा है आपका डे 6 पे. तो ये जो है आपका डेवलपमेंटल स्टेजेस दिखाए गए हैं आपके जायगोट के. जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग क्लियरली ये जो भी डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसे हम लोग क्लियरली पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं. नाउ the animals are categorized into oviparous and viviparous. okay, animals जो हैं वो कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, 2 टाइप्स में. फर्स्ट वन इज oviparous, सेकेंड वन इज viviparous, based on whether the development of the zygote takes place outside the body of the female parent or inside. ओके, मीन्स जो जायगोट है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर या फिर बाहर. इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग और गिव बर्थ टू यंग वंस. ओके, तो सिंपली हम लोग इससे इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म एग्स ले कर रहा है या फिर बेबी को बर्थ दे रहा है. इसके बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं. पहला है ओविपेरस एंड सेकेंड वन इज विविपेरस. तो आइए देखते हैं हम लोग आगे. पहला है इसमें ओविपेरस. इन ओविपेरस एनिमल लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग्स covered by hard calcareous cell and after a period of incubation young ones hatched out. मीन्स इसमें क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्स ले करते हैं और जो एग्स है वो क्या हो जाता है आपका हार्ड कैल्केरस सेल से कवर रहता है, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन. ओके, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर रहने के बाद क्या होते हैं, उसमें से यंग वन हैच करते हैं. अब इसे आप देख सकते हो रेप्टाइल्स में, ओके, बर्ड्स में, क्रोकोडाइल्स में भी देख सकते हो. इन सब में क्या होता है आपका, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्स ले करते हैं और सर्टेन पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन के बाद वो एग्स हैच करता है और उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म निकलता है. ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म जो एग्स ले करते हैं. सेकेंड वन इज विविपेरस. विविपेरस एनिमल्स मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, ये सब सारे क्या हैं आपके विविपेरस एनिमल्स हैं. The zygote develops into young one inside the body of the female organism. तो विविपेरस एनिमल्स में क्या होता है, जो जायगोट है
वो फीमेल बॉडी के अंदर ही फॉर्म होता है। एंड आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ द यंग वन आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बेबी है वो क्या हो जाता है, जब वो सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ को अटेंड कर लेता है तो वो फीमेल बॉडी से बाहर डिलीवर कर दिया जाता है। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये हमने ड्रॉबैक्स में भी देखा था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है, उनके चांसेस जो है सर्वाइवल के वो बहुत कम हो जाते हैं यंग वंस के, क्योंकि वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं प्रेडेटर्स के। बट इसमें क्या है, आपका जो जायगोट है और जो ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर्म हो रहा है एंड उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है, आपका चांसेस ऑफ सर्वाइवल काफ़ी बढ़ जाता है विविपेरस ऑर्गेनिज्म में। सो हम लोग कह सकते हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, मीन्स वो एग्स ले करते हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो आपके क्या हो जाते हैं, विविपेरस एनिमल्स हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फीमेल बॉडी के अंदर ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है और जब सर्टेन ग्रोथ वो अटेंड कर लेता है तो वो बाहर डिलीवर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो मैमल्स, ओके, काऊ, कैट, डॉग, डंकी, जिराफ एंड मंकी, ये सब भी क्या है, आपके विविपेरस एनिमल्स हैं। नाउ noted to be in flowering plants the zygote develops in the embryo and the ovule develops into the seed. The ovule develops in the fruit which develop a thick wall called pericarp that is the protective in function. Okay, तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या हो जाता है, जो जायगोट है वो डेवलप करता है आपके एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल है वो क्या बन जाता है, आपका सीड। एंड यहाँ पे ओवरी होगा, ये जो है ओवरी, ओके, टाइपिंग मिस्टेक। द ओवरी डेवलप्स इन द फ्रूट। ओके, तो फ्रूट क्या बनता है, जो ओवरी होता है फ्लावर का वो किस में डेवलप हो जाता है, आपका फ्रूट में। विच डेवलप्स अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। जो फ्रूट का आउटर लेयर होता है उसे हम पेरिकार्प कहते हैं, दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जो पेरिकार्प है वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है, मीन्स वो फ्रूट को बाहर से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये एक पॉइंट है जिसे नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हायर ऑर्गेनिज्म हैव रेस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाई। मीन्स जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर भी जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है, ओके, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों प्रेफर करते हैं। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। Although sexual reproduction involves more time and energy, higher organisms have restored to sexual reproduction in spite of its complexity. This is because the mode of reproduction helps to introduce new variation in the progenies through the combination of DNA from two different individuals. Okay? तो जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है और एनर्जी भी काफ़ी इसमें यूज़ होती है, फिर भी हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में न्यू वेरिएशन देखने को मिलता है प्रोजेनीज में। अब ये न्यू वेरिएशन देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें जो पेरेंट्स हैं वो दो अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट से ही जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, तो वो एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट की। ठीक है, तो इसमें कोई न्यू वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि उसमें बस एक ही पेरेंटल डीएनए रहता है। ठीक है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, उन दोनों के डीएनएज जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ठीक है, तो उन दोनों के डीएनए से कुछ कुछ कैरेक्टर्स आने की वजह से जो न्यू इंडिविजुअल है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। एंड दीज variations allow the individual to cope with various environmental conditions and this make the organism better suited for the environment. Okay,
तो ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें कि वेरिएशन होता है, वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ अडॉप्ट करने में वो सक्षम होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हुए ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। वेरिएशन ऑल्सो लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ better organism and therefore provide better chances of survival. On the other hand, asexual reproduction doesn't provide genetic differences in the individual produced. Okay, तो अगर कोई environmental changing आ जाती है environment में, okay, due to various reasons, तो क्या होता है कि जो asexual reproduction के through produce organism है वो हो सकता है कि सर्वाइव ना कर पाएँ, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी हैं पेरेंट के, और पेरेंट को जिस एनवायरनमेंट में रहने की क्षमता थी वो उसी टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं वो, क्योंकि वो दो पेरेंट्स से डीएनए के कैरेक्टर्स उनमें आते हैं, डीएनएज आता है, तो वो न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन को भी एडॉप्ट करने की क्षमता रखते हैं, तो उनका जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए हायर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, वो प्रेफर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, thank you so much, and if you find these videos useful, then please like, comment and subscribe.